हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का नया टॉपिक लेकर आए हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। लास्ट लेक्चर में हमने पोटेंशियल एनर्जी इवैल्यूएट करना सीखा था, ठीक है, ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस या सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल, आपको मालूम है डाइपोल क्या होता है। डाइपोल जैसे माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेम चार्जेस बट ऑफ अपोजिट साइन सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ये 2L जो है वो बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, ठीक है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल मोमेंट, और हमने ये P भी स्टडी कर रखा है। डाइपोल मोमेंट क्या होता है वो हमारे पास Q इंटू में 2L, ये भी हमने किया हुआ है। Q इंटू में 2L फॉर्मूला होता है हमारे पास। अब देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का केस हमने कंसीडर करना है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कांस्टेंट है, यूनिडायरेक्शनल है, ठीक है, और सेम है हर एक पॉइंट पर, इक्वी डिस्टेंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अब उसमें हमने डाइपोल प्लेस्ड कर दिया एट एन एंगल थीटा। थीटा एंगल बना रहा है वो ई से, ठीक है। जो ये जो पी क्या है, डाइपोल मोमेंट है हमारे पास। पी इज द डाइपोल मोमेंट जिसकी वैल्यू Q इंटू में 2L होती है, और थीटा एंगल हमारे पास थीटा 1 एंगल बना रहा है। अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर मैं निकालूं वो क्या होता है हमारे पास, अगर मैं प्लस क्यू चार्ज के लिए देखूं तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मतलब अलोंग दिस डायरेक्शन, Q इंटू में ई विथ पॉजिटिव साइन, और माइनस Q इंटू में ई क्योंकि नेगेटिव चार्ज है वो कहां कंस्टिट्यूट करता है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ चार्ज, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ चार्ज, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ चार्ज, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंदर जो हम चार्ज कंसीडर करते हैं वो विदाउट साइन कंसीडर करते हैं, तो लेकिन डायरेक्शन तो है, डायरेक्शन क्योंकि नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन क्या होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां पर आपने जो बात ध्यान में रखनी है, हम पहले भी कर चुके हैं कि जो डाइपोल मोमेंट होता है उस पे नेट फोर्स हमेशा जीरो रहेगा। नेट फोर्स की वैल्यू जीरो रहेगी क्योंकि देखो इक्वल और अपोजिट फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो ये नेट फोर्स तो जीरो रहेगा, लेकिन ये टॉर्क कंस्टिट्यूट करेगा, ठीक है ना। हमने नेट टॉर्क की वैल्यू इवैल्यूएट की थी जो हमारे पास आई थी P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, ठीक है, ये हमने किया था। क्रॉस हटाते थे तो PE साइन थीटा हमारे पास आ जाता था। ये फैक्टर आपने ध्यान में रखना है, हमें यहां पर ये यूज करना है बच्चों, ठीक है ना। ये किया हुआ है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, जब डाइपोल मोमेंट हमने इवैल्यूएट किया था तो हमारे पास आया था PE साइन थीटा। अब हम आ जाते हैं इस पर, देखो अब मुझे अगर पोटेंशियल एनर्जी इवैल्यूएट करनी है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमने इवैल्यूएट कर रखी है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कर रखी है ये हमने, ठीक है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी वो किससे इक्वल होती है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट या फिर माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये तो किया था, ये दोनों इक्वल और अपोजिट होते हैं, ठीक है। और जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किससे इक्वल होती है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट किससे इक्वल होता है, माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल होती है, ठीक है। यहां तक इसे नोट डाउन करो। और उसके बाद देखो मुझे क्या निकालना है जनरली, अगर मैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स निकाल दूं वो किससे इक्वल होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट के इक्वल होगा विद नेगेटिव साइन, और वो किससे इक्वल हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। तो हमने क्या इवैल्यूएट करना है, हमारा मेन मोटिव क्या है, इवैल्यूएट करना वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। देखो फॉर्मूला है हमारे पास इंटीग्रेशन F डॉट dx, क्योंकि हमारे पास ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो वेरिएबल फोर्स होता है, या हम कंजर्वेटिव फोर्स कह सकते हैं जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। तो हम F डॉट dx लिखते हैं, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट होता है, तो लेकिन अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो इंटीग्रेशन टर्म में, क्योंकि फोर्स जो है वो वेरिएबल है, वो कांस्टेंट नहीं है। लेकिन अब F नेट तो जीरो होता है हमारे पास, मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा टॉर्क की फॉर्म के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये कंस्टिट्यूट कर रहा है टॉर्क। मान लो अब अगर मैं इसे रिप्लेस करता हूं तो मेरे पास T डॉट डी थीटा आ जाएगा बच्चों। कैसे आएगा ये मैं अभी आपको बताता हूं। ये लीनियर फॉर्मेशन को हमने एंगुलर फॉर्मेशन में कन्वर्ट किया है, तो आपने कुछ एक पैरामीटर ध्यान में रखने हैं बच्चों, मैं इसे रब कर रहा हूं। कुछ एक पैरामीटर आपने ध्यान में रखने हैं
ये एक लीनियर फॉर्मेशन है, ये रोटेशनल है। लीनियर फॉर्मेशन के अंदर अगर मेरे पास नॉर्मल एक डिस्प्लेसमेंट होती है, वो हमेशा रिप्लेस हो जाती है किससे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से, क्योंकि अब एंगल की फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट कॉज करेगा। और जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो रिप्लेस हो जाती है एंगुलर वेलोसिटी से, और जो लीनियर एक्सेलरेशन होती है वो रिप्लेस हो जाती है एंगुलर एक्सेलरेशन से, और हमारे पास जो मास होता है वो रिप्लेस हो जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, और जो फोर्स होता है फोर्स रिप्लेस हो जाता है हमारे पास टॉर्क से। तो ये आपको रिप्लेसमेंट ध्यान में रखनी है। जब मैं फोर्स को रिप्लेस कर रहा हूं तो टॉर्क की फॉर्म में, लीनियर डिस्प्लेसमेंट को रिप्लेस कर रहा हूं तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में। अब डी थीटा, अब मान लो पहले थीटा 1 था, अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी में चेंज निकालना है तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी करेंगे हम। तो इनिशियल कंडीशन तो ये है, सपोज करो मैंने क्या किया, फाइनल कंडीशन में उसे मैं ऐसे ले आया बच्चों से, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, कितनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गई? थीटा 2। ठीक है, टॉर्क जो लग रहा है वो लग रहा है क्लॉकवाइज, सॉरी टॉर्क ऐसे लगेगा ना, ये फोर्स उसको ऐसे शिफ्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, टॉर्क जो लग रहा है वो तो लग रहा है क्लॉकवाइज। ठीक है, और जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम इसे दे रहे हैं थीटा, मतलब थीटा 2 से कहां जा रहा है ये, सॉरी थीटा 1 से थीटा 2 जो हम डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं वो दे रहे हैं हम इसे एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मैं उसे, ये शिफ्ट तो ऐसे करना चाह रहा है लेकिन मैंने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे दी इसे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, यहां तक इतना पोर्शन। तो जो हमारे पास इंटीग्रेशन टर्म आएगी वो कहां से कहां आएगी? थीटा 1 से थीटा 2 आ जाएगी, थीटा 1 से थीटा 2 आ जाएगी। अब यहां से अगर मैं वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड आउट करूं, यहां टी को, ये टॉर्क है बच्चों, टो। ठीक है, ये अगर मैं डॉट हटाता हूं तो कोस एंगल आएगा। अब देखो टॉर्क जो है वो क्लॉकवाइज है और जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम दे रहे हैं वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो दोनों के बीच में कितना एंगल हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है ना, यहां से ये थीटा 1 थीटा 2, ये टो इंटू में डी थीटा कॉस ऑफ 180 डिग्री। क्यों हुआ ये कॉस ऑफ 180 डिग्री? तो क्योंकि ये दोनों की नेचर बिल्कुल अपोजिट है, ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है डी थीटा। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा थीटा 1 से थीटा 2, कॉस ऑफ 180 क्या होता है? -1 माइनस टो इंटू में डी थीटा। उसके बाद ये थीटा 1 थीटा 2, नेगेटिव साइन हमारे पास चल रहा है, टो की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? पीई साइन थीटा, यहां चल रहा है डी थीटा। अब देखो कांस्टेंट, पी भी कांस्टेंट है, डाइपोल मोमेंट भी, और ई भी, ई की वैल्यू भी कांस्टेंट है। तो ये इंटीग्रेशन टर्म से बाहर आ जाएंगे बच्चों, माइनस पी इंटू में ई, थीटा 1 से थीटा 2, यहां आ जाएगा बच्चों साइन थीटा डी थीटा। ठीक है यहां तक। उसके बाद ये माइनस पी हमारे पास चल रहा है, ये साइन थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है बच्चों? माइनस ऑफ कॉस थीटा और थीटा 1 से थीटा 2, फिर हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर देंगे। पहले तो माइनस को आप बाहर ही ले आओ बच्चों, माइनस को बाहर ले आएंगे तो ये प्लस बन जाएगा ना। फिर हमने अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर दी, ये आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा 2 माइनस कॉस ऑफ थीटा 1। ठीक है, यहां तक माइनस यहां आ जाएगा, प्लस हो गया, अपर लिमिट पुट की कॉस ऑफ थीटा 2 माइनस ऑफ कॉस ऑफ थीटा 1, यहां तक आ जाएगा। इसे पोज करके नोट डाउन कर लो बच्चों, कर लिया? मैं ऊपर से देखो अब ये मूव कर रहा हूं यहां तक। अब यहां पर देखो मेरे पास वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स वो किससे इक्वल आ गया है? पीई कॉस ऑफ थीटा 2 माइनस कॉस ऑफ थीटा 1। ठीक है, यहां तक हो जाएगा, इतना तो कर ही लिया ना बच्चों।
और हमें मालूम है जो डेल्टा यू है, यू एफ माइनस यू आई को डेल्टा यू लिख सकता हूं, वो किससे इक्वल है हमारे पास, माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, दैट इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस ऑफ थीटा 2 माइनस कॉस ऑफ थीटा 1। ठीक है, यहां तक बस नेगेटिव साइन हमने यहां पर लगा दिया है बच्चों, यहां बन गया माइनस ऑफ पी कॉस ऑफ थीटा 2 माइनस कॉस ऑफ थीटा 1। यहां पर बच्चों अब एक ऑब्जर्वेशन, अब मतलब यू डेल्टा यू का मतलब क्या हुआ, फाइनल कंडीशन हमें किस पॉइंट पर मिल रही है, थीटा 2 पर। इनिशियल क्या था, थीटा 1 पर था, जब वो थीटा 1 एंगल पर था। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस पी कॉस ऑफ थीटा 2 माइनस में कॉस ऑफ थीटा 1। अब देखो सारी बुक्स में, एनसीईआरटी में या प्रदीप में एक ऑब्जर्वेशन, मतलब एक एजम्पशन ले रखी है। वो एजम्पशन क्या है, वो एजम्पशन ये है कि लेट थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड पोटेंशियल एनर्जी, अगर देखो अब अगर मैं थीटा 1 को 90 डिग्री पुट कर देता हूं, ठीक है, क्या कहता है कि अगर थीटा 1 मेरे पास 90 डिग्री है तब क्या होगा, तब मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी है 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। ये एजम्पशन है बच्चों, ये एजम्पशन है, हर एक बुक में मिलेगी आपको। थीटा 1 को आप 90 डिग्री एज्यूम कर लो कि थीटा 1 अगर 90 डिग्री है तब पोटेंशियल एनर्जी एट 90 डिग्री क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ये एजम्पशन है बच्चों, ठीक है। तो फिर u ऑफ थीटा 2 माइनस u ऑफ थीटा 1 की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूं, 90 डिग्री, दैट इज इक्वल टू माइनस पीई, अब क्या होगा माइनस पीई कॉस ऑफ थीटा 2 माइनस में कॉस ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि थीटा 1 को हम 90 डिग्री पुट कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो यहां से क्योंकि ये फैक्टर तो 0 हो जाएगा, क्योंकि u 90 डिग्री हमारे पास 0 है, u थीटा 2 किससे इक्वल आ जाएगा, माइनस पीई कॉस ऑफ थीटा 2, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू भी क्या होती है, 0 होती है, मतलब ये फैक्टर भी 0 और ये फैक्टर भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो एक जनरल फॉर्म में अगर मैं इसे लिखूं तो मेरे पास u थीटा किससे इक्वल आ जाएगा, माइनस पीई कॉस थीटा के इक्वल, ठीक है। या और हम इसे कैसे लिखते हैं, u थीटा इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई, पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, क्योंकि कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट बन जाता है, तो u थीटा हमारे पास ये भी आ जाता है, माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, ठीक है। तो हम इसे भी लिख सकते हैं, और यहां आप स्पेशल मेंशन करेंगे कि हमने एज्यूम किया है u 90 डिग्री इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये एजम्पशन थी, इस एजम्पशन के ऊपर बेस्ड ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ जाता है बच्चों, ठीक है। इसे पोज करके नोट डाउन करो, फिर इसके ऊपर बेस्ड कुछ एक कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं या केसेस करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, केसेस हमने करने थे। केस 1 है, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है, अगर थीटा 0 डिग्री हो जाता है, अगर थीटा 180 डिग्री हो जाता है, तो ये 3 केसेस हैं। उसमें मुझे फोर्स पर क्या इंपैक्ट होगा, टॉर्क पर क्या इंपैक्ट होगा, पोटेंशियल एनर्जी पे क्या इंपैक्ट होगा, वो देखना है। देखो ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब अगर थीटा 90 डिग्री, देखो ये हमने जो हमारे पास डाइपोल है उसे हमने 90 डिग्री शिफ्ट कर दिया, माइनस क्यू प्लस क्यू 90 डिग्री। एफ नेट अभी भी 0 होगा, देखो प्लस क्यू है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस क्यू है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्वल अपोजिट होंगे। टो नेट का फॉर्मूला P साइन थीटा होता है, थीटा की जगह 90 पुट किया, साइन 90 क्या होता है 1 P इंटू में ये आ जाएगा, मतलब मैक्सिमम आपको टॉर्क मिलेगा यहाँ पर। U थीटा इज इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा, अभी किया हमने, थीटा को जैसे ही मैं 90 डिग्री पुट किया तो 0 आ गया, मतलब पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, 0 हो गई। अब आ जाओ, अगर थीटा 0 डिग्री मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है डाइपोल, माइनस क्यू प्लस क्यू इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एफ नेट अभी भी 0, क्योंकि यहां पर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, इक्वल और अपोजिट होंगी, कैंसिल आउट हो जाएगा। टो नेट पी, अब एंगल कितना है, थीटा 0 है, साइन 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा टॉर्क की वैल्यू। जब टॉर्क की वैल्यू 0 आती है तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम बनता है। u थीटा माइनस पी कॉस 0 इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी, मतलब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी।
मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी ही हेल्पफुल होती है स्टेबल इक्विलिब्रियम को ऑक्यूपाई करने के लिए, ठीक है। अगर थीटा 180 डिग्री हो जाता है, मतलब हमने एक भी, जैसे डाइपोल ऐसे है आइडल, अगर मैंने उसे ऐसे रख दिया बच्चों, यहां पर पॉजिटिव यहां नेगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है, तो जब तक ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा। 180 डिग्री एंगल है, एफ नेट तो अभी भी जीरो, ये अभी भी इनकी डायरेक्शन क्या होगी, इक्वल और अपोजिट ही होगी। टो नेट की वैल्यू, क्योंकि देखो क्यों, अगर इसकी वजह से देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, अभी भी ये कैंसिल आउट कर देंगे आपस में। टो नेट की वैल्यू पी साइन 180, साइन 180 जीरो ही होता है तो ये जीरो ही आ गया। यू थीटा माइनस पी कॉस ऑफ 180, कॉस 180 क्या होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पी इंटू मी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हमेशा हर एक ऑब्जेक्ट के पास ना मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी ही होनी चाहिए अगर वो स्टेबलाइज कंडीशन में रहना चाहता है। अगर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, मतलब कब तक वो अनस्टेबल रहेगा, जब तक वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाता, ठीक है। तो ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कंडीशन आ जाती है, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, आगे हम कैपेसिटेंस वाला पार्ट करेंगे, इसे पोज करके नोट डाउन कर लो।